हाय एवरीवन, आई होप जो मेरी लास्ट वीडियो थी स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स फॉर लास्ट 2 मंथ्स वो आप सबने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो जाकर देख लो और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना और ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जो प्रायोरिटी लिस्ट कह लो या फिर एक चैप्टर वाइज ओवरव्यू कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से आपको कम टाइम में आप ज़्यादा कर सकते हो वो बताऊंगी। हो सकता है मैं 100% सही नहीं हूँ, मैंने कुछ एनालिसिस देखे हैं पिछले सालों के पेपर्स के देखे हैं और उसके हिसाब से मैंने अपना थोड़ा एक आइडिया लगाया है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। तो अगर आपका कुछ सिलेबस जैसे कंप्लीट नहीं है तो आप उसमें से देख सकते हो कि आप कहीं ऐसा कोई टॉपिक आपका वीक तो नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसमें से वेटेज जिसकी बहुत ज़्यादा हो। तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज़। और जैसे कुछ लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और उनको वो देख रहे हैं, जैसे टेस्ट दे रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें से उनके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो वो भी ये देख सकते हैं कि अच्छा हमारा जैसे सपोज़ वेव ऑप्टिक्स वीक है तो हमें पता चले कि वेव ऑप्टिक्स में हमारे कितने क्वेश्चंस जो है, मतलब वेव ऑप्टिक्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये एक ओवरव्यू टाइप है और एक प्रायोरिटी लिस्ट में फ़िक्स नहीं बना सकती किसी के लिए भी, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना सिलेबस कर रखा है। जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मॉडर्न फिज़िक्स आप ज़रूर कर लो अच्छे से। अगर किसी का मॉडर्न फिज़िक्स में कोई भी वीक टॉपिक रह गया है तो उसको पहले अच्छे से कर लो, क्योंकि उसके अंदर एटम्स जैसे है, न्यूक्लियाई हो गया, डुअल नेचर हो गया और सेमीकंडक्टर्स। तो इन जो चैप्टर्स में एटम्स न्यूक्लियाई में से एक क्वेश्चन और डुअल नेचर में से 2 क्वेश्चन और सेमीकंडक्टर्स में से अराउंड 3 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है आने की, क्योंकि पुराने ट्रेंड को देखते देखते ऐसा ही है। और एटम्स न्यूक्लियाई डुअल नेचर, जैसे डुअल नेचर केमिस्ट्री से बहुत लिंक्ड है तो आपका फ़ायदा होगा अगर आप यहाँ भी पढ़ोगे और आपने पहले भी अगर पढ़ा हुआ है। और एटम्स न्यूक्लियाई में जो क्वेश्चन आता है वो मतलब आपको अगर फॉर्मूला पता है और बेसिक पता है तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। तो मैं आपको वो टॉपिक्स पहले बताऊँगी जो आप कम टाइम में ना ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाओ। तो सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं, पर आप ये देखना कि हमेशा ना एक पैटर्न फॉलो होता है सेमीकंडक्टर क्वेश्चन का। जैसे कि आजकल तो मतलब रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग पे ये एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये वाले चैप्टर्स तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि इसमें से एक्सपेक्टेड होता है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाले चैप्टर्स मत छोड़ना, 5 से 7 क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन होती है इनसे। तो इसमें वीक है कुछ भी टॉपिक तो आप वो कर लेना। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हीट वाली जो यूनिट है उसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक तो 3 चैप्टर्स हैं सॉरी। थर्मल प्रॉपर्टीज़ हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया और केटीजी, इसमें अगर इंक्लूड कर लेते हैं हम तो केटीजी को इसके साथ। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो होता है उसका मतलब 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, थर्मोडायनेमिक्स में से 2 क्वेश्चन और केटीजी में से 2 क्वेश्चन। तो टोटल ये भी 5 क्वेश्चन का वेटेज होता है। तो इसमें भी यही है कि जैसे थर्मल में भी आप फॉर्मूला बेस्ड और बहुत इजीली कर पाओगे। देखो अगर मैकेनिक्स और वो सब ये आप करने बैठ जाओगे तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते। वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं बट उसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप जल्दी से कर पाओगे अगर आपका रह रहा है सिलेबस। और जिन लोगों का सिलेबस हो चुका है और थोड़ा बहुत टॉपिक्स बचे हैं वो भी देख सकते हैं कि एटलीस्ट इन टॉपिक्स में आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इन टॉपिक्स को, और इसमें आप स्कोरिंग हैं क्योंकि ये टॉपिक्स तो आराम से स्कोर कर पाओगे। तो हीट हो गया। उसके बाद देखो ऑप्टिक्स जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, मुझे भी डिफ़िकल्ट लगता था, बट इसकी जो वो है ना वेटेज रे ऑप्टिक्स की और वेव ऑप्टिक्स की, इसमें से 2-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। और रे ऑप्टिक्स थोड़ा लेंदी चैप्टर ज़रूर है, पर आप ये देखना जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन होते हैं ना उसमें से ईजी क्वेश्चन आते हैं हमेशा। और वेव ऑप्टिक्स जो है उसमें से थोड़े कभी कभी टफ़ क्वेश्चन, देखो टफ़ या क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कुछ थोड़े परसेंटेज तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लेकिन मतलब अगर आप रे ऑप्टिक्स का फॉर्मूला बेस्ड कर लो और 2-3 कॉन्सेप्ट्स जो है वही कर लो तो उसी में से क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अगर आप कर सको तो आप ये वाला, इसमें से नीट 2019 में 5 क्वेश्चन आए थे ऑप्टिक्स वाली यूनिट से, तो अगर आप कर पाओगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ये आपको काफ़ी हाई वेटेज दे देगा। मतलब अगर आप इस पर थोड़ा टाइम लगा लो तो आप इसके क्वेश्चन सही कर पाओगे। उसके अलावा उसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट्स। अब देखो मैं 12th का ज़्यादा पोर्शन है इसमें, क्योंकि ये ना अजम्पशन है मेरा कि जैसे सबने 12th के बोर्ड्स दिए थे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के टाइप के क्वेश्चंस और ये सब करना आता होगा, तो आप आराम से जल्दी कम टाइम में इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटीज़ के साथ। तो इसमें जो 2 चैप्टर्स हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला चैप्टर, उसमें से एक क्वेश्चन आता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले क्वेश्चन में से चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हमेशा कैपेसिटेंस का आता है। तो कैपेसिटेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको लगे, पर अगर आप कर सकते हो तो आपका एक क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा उससे।
तो इसमें से भी काफ़ी वेटेज है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से में से अकेले 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हमेशा आता है जो थोड़ा मेजरमेंट्स वाली वैल्यू का होता है, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। और ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा 12th में, तो ये आप इजीली कर पाओगे। उसके बाद जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसकी जैसे पोटेंशियल वाला जो चीज़ें हैं, इंटेंसिटी वाली चीज़ें, वो थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रोस्टैट से मैच होती हैं, तो आप इसके साथ ही ग्रेविटेशन भी कर सकते हो, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, और वो आसान होते हैं क्वेश्चन, थियोरेटिकल भी आ जाता है कभी कभी, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद है आपका मैग्नेटिज्म वाली यूनिट जो है, उसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, और दूसरा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से मोस्टली क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आता है या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप आता है, या फिर मतलब थ्योरेटिकली आता है मोस्टली, ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड या फिर थ्योरेटिकल आता है, पर आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो ये यूनिट आप कर सकते हो डिपेंडिंग। देखो, अब मैं कोई आपको एक रिजिड प्रायोरिटी लिस्ट ऐसे नहीं दे सकती हूँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और आप किस में कैसी अप्रोच रख सकते हो। बाकी अगर आपके किस में, जैसे मान लो अगर आपका ये सारा 12th वाला हुआ है और आपकी मैकेनिक्स वीक है और आपका ये आपको आता है, तो फिर आप मैकेनिक्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे। अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया तो फिर आप क्या करो, मॉडर्न फिजिक्स करो, हीट करो, ऐसी यूनिट्स करो जहाँ से आप एकदम कम टाइम में आप ज़्यादा कर पाओगे, तो आप वो करो। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ कि कितने कितने अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैग्नेटिज्म वाली जो यूनिट है, इसमें से 2 क्वेश्चन मूविंग चार्जेस वाले में से, और मैग्नेटिज्म में से अप्रॉक्सीमेटली 1 क्वेश्चन आता है। अब 12th वाली यूनिट मोस्टली हो चुकी है। इसके बाद जैसे काइनेमैटिक्स की बात करते हैं, तो काइनेमैटिक्स में से 2 क्वेश्चन आते हैं, और काइनेमैटिक्स काफ़ी इजी भी है, और 11th की स्टार्टिंग में होता है, तो मोस्टली बच्चे जो जोश में होते हैं तो फटाफट कर लेते हैं, तो काइनेमैटिक्स आप बहुत इजीली कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैकेनिक्स के चैप्टर्स हैं, NLM हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, और साथ में हो गया रोटेशन। अब NLM में से एक्सपेक्टेड होता है 1 क्वेश्चन आता है, वर्क एनर्जी पावर से 2 क्वेश्चन, जिसमें से जैसे सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है हमेशा, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत मतलब आइडिया होना चाहिए, और इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है मैकेनिक्स में, तो इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ा पीछे रखा है। बट आप ये कर सकते हो कि अगर 12th हुई भी है तो आप इन पर फिर फोकस कर सकते हो। बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। रोटेशन में से देखो 3 क्वेश्चन आते हैं, और आप क्या कर सकते हो रोटेशन में, ये देखना ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर देखो और ये देखो कि कौन से कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिसमें से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, एटलीस्ट आप वो कॉन्सेप्ट्स कर लो, तो उसी में से प्रोबेबिलिटी होती है कि वहीं से आएगा। हो सकता है रोटेशन में क्वेश्चन मुश्किल बन सकता है, लेकिन 1 क्वेश्चन बन जाएगा, चलो 2 आप कर लोगे फिर भी, तो आप रोटेशन में ये देख सकते हो कि क्योंकि रोटेशन की वेटेज थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस एंड वेव्स में भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ऑसिलेशंस में तो फिर भी काफ़ी आसान है, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तो आप इजीली कर लोगे। वेव्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, लेकिन ऑसिलेशन और वेव्स की भी वेटेज अच्छी खासी होती है। देखो, मैंने इसीलिए वो चैप्टर्स पहले रखे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले चैप्टर्स में आप कम टाइम पे और कम मेहनत से आप ज़्यादा कर सकते हो। बाकी आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपका हुआ है और क्या आपको करना है। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो बच्चे हैं EM वेव्स हो गया जैसे, और EMI हो गया, AC हो गया, सॉलिड्स हो गया और फ्लूइड्स हो गया। अब इन सब में से ना 1-1 क्वेश्चन आता है सब में से। EMI में से कभी कभी नहीं भी आता क्वेश्चन, लेकिन जैसे अब AC है, उसमें अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि वो ज़्यादातर ना ऐसे दे देते हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड दे देते हैं AC में से क्वेश्चन। सॉलिड्स में से भी क्वेश्चन आसान आता है और फॉर्मूला बेस्ड आता है बहुत, तो इसमें से 1-1 क्वेश्चन आते हैं सबसे। फ्लूइड्स में से कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो अब आपको ये सब देखना पड़ेगा कि आपका कितना हो गया और आप कितना कवर कर सकते हो। मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकती हूँ। EM वेव्स में से भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है अगर आया तो, ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। और जैसे स्टार्टिंग के 11th के चैप्टर्स हैं, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसमें से जैसे डायमेंशन का एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो आपको डायमेंशन आई होप आती होगी, वो बहुत ईजी है, तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में भी कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे अपने चैप्टर्स आप देख लो और ये देखो कि इसमें कौन से वीक है मेरे चैप्टर्स। मान लो आपका ये सब आपने किया हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स किया हुआ है, हीट किया हुआ है, ऑप्टिक्स वीक है और आपने बाकी किया हुआ है, तो आप ऑप्टिक्स पे थोड़ा ध्यान दे दो, क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा है। हो सकता है अब ये भी देख लो एक केस, मान लो आपका EMI बहुत ज़्यादा वीक है, अब इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 1 ही क्वेश्चन आना है। अब आप ये मत करो कि इसी में आप सारा टाइम दे दो EMI में, कि यार मेरा तो EMI नहीं हो रहा। एक चैप्टर पे अटक मत जाओ अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब EMI आपसे नहीं हो रहा, आप इसके पीछे पड़ गए और आपने मॉडर्न फिजिक्स छोड़ रखी है, ये मत करो। बस इसीलिए ये मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपनी तैयारी एफिशिएंटली कर सकते हो 2 महीने में।
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं इसकी फॉर्मूला लिस्ट जो भी है वो मैं सारा टेलीग्राम पे यार धीरे धीरे डाल दूँगी। एक्चुअली मेरे खुद के एग्ज़ाम्स का भी है थोड़ा लोड, तो मुझे अपनी पढ़ाई के साथ थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बेस्ट आपके लिए जितना टाइम निकाल पाऊँ अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, आपको अगर लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ किसी भी तरह से, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। और मैं अब ट्राई करूँगी कि मैं अपनी जो अगली वीडियो है जो मैंने फिज़िक्स पे सोचा है, हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर। जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमारा स्कोर इतना आ रहा है, हमने सिलेबस कर रखा है लेकिन हमारा बढ़ ही नहीं रहा, तो हम इम्प्रूव कैसे करें अपनी, क्योंकि फ़िज़िक्स एक रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट भी है। तो वो मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए ले आऊँ। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टडी स्मार्ट। सी यू।